कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। राज्य की जनता कल यानी बुधवार को विधायकों का चुनाव करेगी। राज्य में एक ही फेज में सभी 224 सीटों पर मतदान होना है। कर्नाटक में 38 साल से सरकार बदलने का रिवाज चला आ रहा है। मुख्य रूप से मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। बीजेपी जहां 38 साल का रिवाज तोड़कर सत्ता में वापसी की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी को बेदखल कर सत्ता काबिज करने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए है। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों पर कुल 2615 उम्मीदवारों की किस्म का ने नामांकन किया है और कांग्रेस ने 221 सीटों पर और बीजेपी ने सभी 224 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वोटों की गिनती होगी 13 मई को। कर्नाटक चुनाव से एक दिन पहले पीएम मोदी ने कर्नाटक में जनता के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि राज्य को इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और इंडस्ट्री में नंबर 1 बनाने के लिए बीजेपी को वोट दिया जाए। पीएम ने कहा कि कर्नाटक विकसित भारत का नेतृत्व करने की क्षमता से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसे जल्द से जल्द टॉप 3 में ले जाना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की निर्णायक, केंद्रित और भविष्य को बेहतर बनाने वाली तमाम नीतियां कर्नाटक की अर्थव्यवस्था के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अपने ही सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया है। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के आरोपों पर खुलकर जवाब दिया। सचिन ने कहा कि पहली बार देख रहा हूं कि कोई अपनी ही पार्टी के सांसदों और विधायकों की आलोचना कर रहा है। सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी नेताओं की तारीफ और कांग्रेस नेताओं का अपमान उनकी समझ से बाहर है। सचिन पायलट ने यहां तक कह दिया कि मुख्यमंत्री की बातों से लगता है कि उनकी नेता वसुंधरा राजे हैं, सोनिया गांधी नहीं। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत की ओर से पार्टी के मुखपत्र सामना में लिखे लेख पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पलटवार किया है। शरद पवार ने कहा कि वो और उनकी पार्टी दूसरों की बातों को नजरअंदाज करते हैं। वो ऐसे लेखों को कोई महत्व नहीं देते क्योंकि वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। सामना में लिखे अपने लेख में संजय राउत ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर अपना उत्तराधिकारी तैयार करने में विफल रहने का आरोप लगाया। एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने टेरर फंडिंग को लेकर जम्मू कश्मीर के 7 जिलों में आज छापेमारी की। जिन जगहों पर तलाशी ली गई वो लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, रेजिस्टेंस फ्रंट सहित 8 आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं। एनआईए के मुताबिक इन संगठनों से जुड़े कैडर्स घाटी में स्टिकी बम, आईईडी, नकदी, नशे का सामान और छोटे हथियारों को इकट्ठा करने और बांटने का काम करते थे। इन्हें इन हथियारों की सप्लाई सीमा पार से ड्रोन के जरिए की जाती है। जांच एजेंसी ने ये रेड राजौरी में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ के 4 दिन बाद की। श्रद्धा वालकर मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब पूनावाला के खिलाफ दिल्ली की साकेत कोर्ट ने हत्या और सबूत मिटाने के आरोप तय कर दिए हैं। जनवरी में पुलिस ने इस मामले में आफ्ताब के खिलाफ 6629 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं, इसलिए आफ्ताब पर मर्डर और सबूत मिटाने का केस बनता है। आफ्ताब ने आरोपों को नकार दिया और मुकदमे का सामना करने का विकल्प चुना। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 1 जून को होगी। आफ्ताब पर आरोप है कि उसने 18 मई 2022 में अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की गला घोंटकर हत्या कर दी। मध्य प्रदेश के बाद अब यूपी में भी फिल्म द केरल स्टोरी को टैक्स फ्री कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस फिल्म को टैक्स फ्री करने का निर्देश दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ 12 मई को लोक भवन में अपनी कैबिनेट के साथ द केरला स्टोरी फिल्म देखेंगे। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि बहुत दुखद है कि बंगाल में इस फिल्म को बैन किया गया। उन्होंने कहा कि फिल्म सबको देखनी चाहिए। एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड की ओर से फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर दिए गए एक बयान के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा था कि फिल्म एक राज्य और उसकी महिलाओं को बदनाम करती है। जितेंद्र आव्हाड ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने इस फिल्म को बनाया है उसे पब्लिकली फांसी पर लटका देना चाहिए। बयान पर विवाद बढ़ने के बाद जितेंद्र आव्हाड ने सफाई भी दी। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में एनसीपी नेता ने कहा कि उन्होंने ये बयान भावनाओं में बहकर दे दिया था, जिसे वो वापस लेते हैं। हालांकि उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया।
केरल के तानूर नाव हादसे में केरल हाईकोर्ट ने नियमों की जांच के लिए एक जनहित याचिका पर खुद ही सुनवाई शुरू कर दी है। रविवार शाम नाव पलटने की घटना में 22 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे शामिल थे। पुलिस ने बोट के मालिक के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। हाईकोर्ट ने इस दुर्घटना को चौंकाने वाला और भयावह बताया है। कोर्ट ने कहा कि यह घटना कठोरता, लालच और आधिकारिक उदासीनता के चलते हुई है। ऐसा हादसा फिर न हो, इसके लिए सच सामने लाना जरूरी है। और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। इन दिनों ज्यादातर लोगों को व्हाट्सएप के जरिए अनजान कॉल्स आ रहे हैं, वो भी मिस्ड कॉल्स। शायद आपको भी आए हों। और जिन नंबर से ये कॉल्स आ रहे हैं वो देसी नहीं है बल्कि विदेशी नंबर्स हैं। अगर आपके पास भी ऐसे कॉल्स आए हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आप फ्रॉड करने वालों की रडार पर हों। अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से कॉल आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसे मामले बड़ी तेजी से बढ़ गए हैं। एक के बाद एक कॉल, एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार 3 से 4 बार कॉल। इस तरह से लोगों को विदेशी नंबरों से कॉल आ रहे हैं और इसके बाद कुछ लोग कंफ्यूज्ड हैं कि ये कॉल उन्हें कहां से आ रहे हैं। तो कुछ लोग जो जरूरी कॉल्स हैं, डर के मारे उनको भी नहीं उठा पा रहे हैं। कई लोगों के पास तो हर 1 या 2 दिन में विदेशी नंबर से रैंडम कॉल्स की बाढ़ आ गई है। अभी जिन नंबर से कॉल आ रहे हैं उनमें इथियोपिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, केन्या, वियतनाम समेत कई देशों के कोड शामिल हैं। इनफैक्ट कनाडा से भी कॉल आ रहे हैं। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि ये कॉल वाकई में इन्हीं देशों से आ रहे हों, क्योंकि व्हाट्सएप कॉल इंटरनेट के जरिए की जाती है। यह अंतर्राष्ट्रीय नंबर कथित तौर पर कई जो एजेंसियां सक्रिय हैं डार्क वेब में, उनके द्वारा स्कैमर्स को, उनके अलग अलग देशों के जो स्कैमर्स होते हैं उनको बेच दी जाती है। और स्कैमर्स इन नंबरों के जरिए कॉल कर सकते हैं या किसी धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दे सकते हैं। नंबर विदेशी होने की वजह से इन्हें पकड़ना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है और कई बार इनकी जाल में आदमी आसानी से फंस भी जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये अनजान नंबर से कॉल आ रहा है, विदेशी नंबर से कॉल आ रहा है, तो हो सकता है कोई खास बात हो जो इस नंबर से उसे कॉल आ रहा है। इसलिए धड़ल्ले से स्कैमर्स लोगों को निशाना बनाते हैं। हालांकि अब तक जो मिस कॉल्स आ रहे हैं उनका असल मकसद क्या है, ये अभी तक पता चल नहीं पाया है, क्योंकि मिस कॉल्स के जरिए कोई फ्रॉड का मामला आज तक सामने नहीं आया था कि किसी ने मिस कॉल कर दी और आपका फोन हैक हो गया या कोई मालवेयर आपके फोन में ट्रांसफर हो गया। ऐसा कम ही होता है और ऐसा बड़ा मुश्किल प्रतीत होता है। आमतौर पर व्हाट्सएप के जरिए 2 तरीकों से ज्यादा फ्रॉड किए जाते हैं। पहला तरीका, आपके पास वीडियो कॉल आता है, फोन उठाते ही आपके सामने कोई आपत्तिजनक परिस्थितियों में खड़ा नजर आता है और इस दौरान आपका वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाता है और जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट होता है, सामने से आपका अश्लील वीडियो बनकर तैयार हो जाता है और उसे आप ही को भेज दिया जाता है और फिर कहा यह जाता है कि इसको हम वायरल कर देंगे, आपके रिश्तेदारों को भेज देंगे और इससे बचने के लिए आपसे की जाती है पैसों की डिमांड। और अगर आप देने से मना कर देते हैं तो वीडियो को वायरल करने की धमकी दी जाती है। फ्रॉड करने का दूसरा तरीका भी जान लीजिए। मैसेज करके खुद को किसी कंपनी का HR मैनेजर बताकर नौकरी का ऑफर दे दिया जाता है, किसी तरह का कोई कारोबार का प्रलोभन दे दिया जाता है, जॉब को लेकर कोई स्पेसिफिक फाइल आपको दी जाती है जो कि कई तरह से हो सकती है। कोई URL हो सकता है, कई बार तो PDF भी होता है, कई बार कोई मूवी फाइल होती है। वो फाइल आपको भेज दी जाती है और जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं, उसे खोलने की कोशिश करते हैं, तो आपके मोबाइल में एक मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है और इस तरह से फ्रॉड को रिमोट एक्यूट ट्रोजन इसे जिस कहा जाता है, इस तरह के फ्रॉड होते हैं। इसके जरिए आपके फोन की सभी तरह की एक्टिविटीज को ट्रैक किया जा सकता है, इसके जरिए फ्रॉड किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि अगर विदेशी नंबरों से कोई अनजान कॉल आए तो क्या करें, और जैसा हमने आपको बताया कि मिस कॉल क्यों किया जाता है, इसका कोई खास ठोस वजह सामने आई नहीं। अंदाजा ये है कि आपको एक के बाद एक 2, 3, 4 इस तरह के मिस कॉल आएंगे एक ही नंबर से और आप ये सोचेंगे कि आप संभवतः यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इस वक्त मेरे फोन में लाइव एक कॉल आ रहा है जो कि इसी तरह से एक अनजान नंबर से है।
और इसी तरह की कॉल्स आपको भी आ रही होंगी। मैं कोशिश करता हूं कि आपको दिखा पाऊं। ये एक +1-803-459-5662 ये नंबर से मुझे व्हाट्सएप से मिस कॉल आ रहा है जिस वक्त मैं ये कॉल ये बुलेटिन पढ़ रहा हूं, ये बातचीत आपसे कर रहा हूं। तो इसी तरह के अभी संभव नहीं है आपको दिखाना, लेकिन आप इसे आसानी से महसूस कर सकते हैं और ये सबके साथ हो रहा है। तो ऐसा क्या है कि ये मिस कॉल्स आपको लगातार आ रही हैं? एक जो आशंका है वो ये है कि हो सकता है कि 3, 4, 5 मिस कॉल्स आपको आए और आपको लगे कि आपने कोई कॉल मिस कर दिया, और उसके बाद जब आप इस नंबर पर कॉल करें तो सामने से आपको कोई प्रलोभन दिया जाए, धीरे धीरे आपको किसी जाल में फंसाया जाए और आप इस झांसे में आ जाएं। इसलिए आपसे हमारी विनती कि इस तरह के किसी भी मिस कॉल्स पर कोई रिस्पॉन्ड ना करें। अगर आपके पास कोई विदेशी नंबर से कॉल आ रहा है उसे ना उठाएं, कोई मैसेज का रिप्लाई ना करें, किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें, अनजान नंबर को तुरंत ब्लॉक कर दें। स्कैम या धोखाधड़ी होने पर साइबर सेल को बिना किसी देरी के अपनी शिकायत दर्ज कराएं। ये कुछ ऐसे तरीके हैं, बुनियादी तरीके हैं, जिससे कुछ हद तक फ्रॉड के शिकार होने से आप बच सकते हैं। लेकिन इसकी पूरी कहानी क्या है, थोड़ा खास मेहमानों से समझने की भी कोशिश करते हैं। दीपिका सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जानी मानी सोशल मीडिया एक्सपर्ट तो हैं ही, सीईओ भी हैं डीप साइट्स की। दीपिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं सचिन डेडिया साहब, जो कि जाने माने एथिकल हैकर भी हैं। सचिन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीपिका जी, मैं आपसे जैसा बता रहा था कि दर्शकों से और आपसे बातचीत ही कर रहा हूं कि ये कॉल्स यहाँ पे आनी शुरू हो रही हैं। इनफैक्ट हमारे आसपास बहुत सारे रिश्तेदार, फ्रेंड्स, ऑफिस में सब लोगों को आजकल ये मिस कॉल आनी शुरू हो गई। ये राज क्या है, ये कहां से ये कॉल हो रही है और इनका मकसद क्या है दीपिका? तो यहाँ पे जब हम इस वार्तालाप को प्रलोभन कर रहे हैं तभी आपको कॉल आना, ये कोइंसिडेंस तो मैं नहीं कहूंगी, पर यहाँ पे हम इनका अगर एक जालसाजों का प्रकोप देखें तो इन्होंने मास में हमारे काफी सारे डेटा सेट्स खरीद लिए हैं। अभी इन द इंडियन इकोसिस्टम मोर देन 75 करोड़ इंडियंस आर यूजिंग स्मार्टफोन्स। ये अभी रिसेंट ही आंकड़े अभी आए हैं, जिसका मतलब यही है कि अभी हम डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। व्हाट्सएप एक ऐसा मीडियम है जो रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज, ओल्ड, यंग, कॉर्पोरेट और हाउसवाइफ्स, एवरीबडी इज यूजिंग द सेम मीडियम। तो यहाँ पे हम यही देख रहे हैं कि काफी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जिसमें डेटा इन लोग ऑलरेडी ब्रीचेस के थ्रू, डार्क वेब के थ्रू जालसाजों ने खरीदा हुआ है और यहाँ पे अटकाने की कोशिश की जा रही है, जिसके कई सारे पर्याय हो सकते हैं। या तो वो आपका एक आपत्तिजनक वीडियो बनाना चाहते होंगे, या फिर सिर्फ एक डीपी एक्सेस भी मिल गया, वहां से भी वो आपका ब्लैकमेलिंग शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यही देखा है कि या तो आपको डराएंगे, या तो आपको कुछ प्रलोभन देंगे, कुछ लालच देंगे, कुछ डिस्काउंट ऑफर्स देंगे, जिससे वो अटकाने की यहाँ कोशिश कर सकते हैं। और वीओआईपी यूज करने का यही एक बाध्य है कि यहाँ पे उनकी ट्रैकिंग ना हो। अगर वो सेल्यूलर नेटवर्क्स या सेल्यूलर इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते, वहां पे आसान हो जाता है उन्हें ट्रैक करना। वीओआईपी नंबर्स बहुत आसानी से अवेलेबल है। आप कोई भी सर्विस ले लीजिए, महज $1 या $2 में या 60 या 100 रुपए में हमें वो मिल जाता है, और उसमें हमें ज्यादा खर्च भी नहीं करना होता है, ज्यादा कुछ रिचार्ज भी नहीं करना हो जाता है, और अनलिमिटेड कॉलिंग फैसिलिटी भी मिल जाती है। तो यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी की आसानी तो हुई है, पर इससे ये फ्रॉड्स भी बढ़ते जा रहे हैं, जिससे जालसाजों तक पहुंचना, उन्हें ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल पड़ता जा रहा है। दीपिका, ये कोई इंसान ही कर रहा है या कोई मशीन से कॉल आ रहे हैं, ये आपका अंदाजा क्या है? ये हाइब्रिड है, मिक्सचर ऑफ बोथ। इंसान ने सॉफ्टवेयर को टारगेट्स दिए गए हैं, प्रोग्राम बनाना हुआ है, जहां पे इनपुट गए हैं हमारे नंबर्स, जहां पे आउटपुट है कि जो नंबर्स कनेक्ट हो वहां पे उनका वो वक्त बच जाता है। इसलिए वहां पे एक मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती। मैनुअल इंटरवेंशन तभी जरूरत पड़ती है जब सामने वाला जवाब दे, तो उनका वहां पे एफिशिएंसी और वॉल्यूम दोनों टेक केयर हो रही है। इसलिए यहाँ पे एक हाइब्रिड अंदाजा मेरा लग रहा है, क्योंकि ये कितना ऑटोमेटेड है। ह्यूमनली इट इज इम्पॉसिबल कि वही नंबर से सैकड़ों जगह कॉल्स जाना, और एट द इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। अगर ये मैनुअली होता, थोड़ा इसमें लैग होता, इतना कंसिस्टेंसी नहीं आती इसमें। अच्छा, मैंने देखा अभी सचिन,
जैसे हमने अपने दर्शकों को भी बताया कि अलग अलग जगह से इथियोपिया, इंडोनेशिया, इस तरह के कॉल आ रहे हैं। मेरे को जो कॉल आ रहे हैं वो एरिया कोड्स जो बता रहे हैं 803839, ये गूगल करके मैंने देखा तो नॉर्थ अमेरिकन नंबर प्लान सिस्टम के तहत ये सेंट्रल पार्ट ऑफ द यूएस, स्टेट ऑफ साउथ कैरोलिना, यहाँ से आ रहे हैं। तो ये यूएस से भी आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि कनाडा से भी आ रहे हैं। तो क्या है इनका मकसद एग्जैक्टली? बेसिकली जैसे आपकी रिसर्च रिपोर्ट ने भी बताया था कि डार्कनेट के ऊपर ऐसे प्लान्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं जहाँ पे हमें ऑनलाइन, हम हमारी टेक्निकल, हमारी साइबर की भाषा में हमें वर्चुअल नंबर्स बताते हैं। वर्चुअल नंबर्स फ्रीली मतलब फ्रीली नहीं, बट बिटवीन $5 to $20 अवेलेबल होते हैं, डिपेंडिंग आपको कौन से कंट्री का नंबर चाहिए, नॉन केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के साथ। बिटकॉइन में पेमेंट की जाती है, व्हाट्सएप के ऊपर नंबर्स दिए जाते हैं, व्हाट्सएप मतलब वर्चुअल नंबर्स दिए जाते हैं, जिसके थ्रू हम लोग व्हाट्सएप भी यूज कर सकते हैं या कुछ और भी यूज कर सकते हैं, और देयर इज नो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स बिहाइंड दिस। तो हमें उन्हें ट्रेस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। प्लस जहां तक हमने रिसर्च की है कि ये पूरा एक पैकेज सिस्टम के साथ दिया जा रहा है। आप वर्चुअल नंबर्स लो, उसके साथ मास व्हाट्सएप एसएमएस भेजने का भी प्लान ले लो, उसके साथ मास व्हाट्सएप कॉल का भी प्लान ले लो। सो इट्स ए बंडल पैकेज बेसिकली जो दिया जाता है ऑन द डार्कनेट टू ऑल दिस स्कैमर्स, फ्रॉडस्टर्स, इन लोगों के लिए। तो इन्हें क्या होते हैं कि 25-50 नंबर्स दिए जाते हैं फॉरेन कंट्रीज के, उसमें आपको वैरायटी भी चूज करने मिल जाती है, उसमें कोई जेन्युइन अच्छी कंट्रीज के भी नंबर्स मिक्सअप करके दे देते हैं, प्लस मास व्हाट्सएप वाला एसएमएस वाला पैकेज, प्लस मास व्हाट्सएप कॉल वाला पैकेज भी दिया जाता है। अब सचिन, मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा। आपने बताया, मैंने अपने देखिए, अब ये सब लाइव हो रहा है, अब ये सब लाइव हो रहा है। अभी हमको कॉल आया, मिस कॉल था, उसको रिस्पॉन्ड करने का टाइम नहीं मिला हमें, मिस कॉल था, और जस्ट इमीडिएट आफ्टर द मिस कॉल्स, अगर आप मेरे हाथ में देखेंगे, ये मेरे को इनका व्हाट्सएप मैसेज भी आ गया है। इसमें लिखा हुआ है, हे डू यू हैव टाइम नाउ क्वेश्चन मार्क। इसी तरह के मेरे को और भी व्हाट्सएप आए हैं कि वी आर लुकिंग फॉर सम इंटेलिजेंट पीपल। पता नहीं इन्होंने कैसे पता कर लिया कि मैं इंटेलिजेंट हूं, इतने कॉन्फिडेंट हैं। दीपिका, सचिन, आप जरा देखिए, और तुरंत जब हम आपसे बात कर रहे हैं, पहले मिस कॉल आया, उसके बाद डू यू हैव टाइम नाउ। सो ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा परिचित, कोई आपका पुराना दोस्त आपको जो है वो मैसेज डालने की कोशिश कर रहा है। आपको कई बार ये लगेगा कि इतने प्यार से, इतनी आत्मीयता से मुझसे कोई कौन बात कर सकता है। तो संभवतः कोई ये अपना परिचित है, या कोई जान पहचान बढ़ाने के लिए कॉल कर रहा है, ये व्हाट्सएप कर रहा है। और दीपिका, क्या क्या हो सकता है अगर हम इस फोन में, इस व्हाट्सएप पे रिप्लाई करें या इसको कॉल बैक करें? जी, पहला होगा, अगर सिर्फ हम रिप्लाई करें, वहां पे या कोई टेक्स्ट या कोई लिंक या कोई इमेज या वीडियो या एपीके, जितने भी फाइल फॉर्मेट्स व्हाट्सएप पर अलाउड है, वो यहाँ पे आ सकते हैं। हम सोचेंगे कि महज एक फोटो से या एक फोटो को डाउनलोड करने से कैसे एक मैलवेयर हमारे फोन पे आए, तो इसमें हम क्रिप्टोग्राफी, एक टर्म है, एक कंसेप्ट है टेक्नोलॉजी का, वहां इस्तेमाल होता है, जिससे कोई भी मल्टीमीडिया फॉर्मेट को आप ले लीजिए, डॉक्यूमेंट को ले लीजिए, ऑटोमेटिकली जैसे उस पर क्लिक किया, वो वायरस आपके फोन में या लैपटॉप में आ जाता है। दूसरा, अगर हमने उनसे बात करने की कोशिश की, यहाँ पे वो हमें एक या तो वीडियो कॉल या तो ऑडियो कॉल में, चलो अगर ऑडियो कॉल हमने वहां ले भी लिया, तो वो हमें लोभ देने का या डराने की कोशिश भी कर सकते हैं कि आपके अगेंस्ट ये केस रजिस्टर हुआ है, आपके ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ मिले हैं, आपके अगेंस्ट पुलिस केस हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा वो आपको डराने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर वीडियो कॉल तो आया, तो ऐसे हमने कई केसेस देखे हैं जहाँ पे एक आपत्तिजनक अवस्था में कोई सामने खड़ा होगा, या अगर वो भी ना हो, सिर्फ एक वीडियो रिकॉर्डिंग उनको आपकी चाहिए। उस वीडियो रिकॉर्डिंग से वो आपका नंबर इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पे आपके जितने कॉन्टैक्ट्स है, वहां पे एक वायरलिटी के थ्रू आपको ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो डर का इस्तेमाल कर रहे हैं या लालच का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ आपसे पैसे ऐंठने के। एब्सोल्युटली। यानी कि आपको ये अपने जाल में फंसाने की एक तरकीब भर है। लेकिन बार बार मन में ख्याल ये आता है सचिन, कि क्या कोई सिर्फ मिस कॉल देके, अगर हम उस पर रिप्लाई ना करें, इनकी बातों का उत्तर ना दें, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि सिर्फ मिस कॉल से वो हमारे फोन में कोई मालवेयर डाल दें या हमारे फोन की एक्सेस ले लें, या हम सिर्फ उनको क्योंकि व्हाट्सएप तो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है, तो अगर मैंने उनको व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दिया
कोई क्लिक नहीं किया, सिर्फ रिप्लाई किया ये समझने के लिए कि क्या जेन्युइन कॉल है या नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे जेन्युइन कॉल्स, जेन्युइन मैसेजेस छूट जाते हैं। तो क्या हमको इस पे रिप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और सिर्फ मिस कॉल से क्या कोई हमारे फोन में मालवेयर आ सकता है? जी आ सकता है, ये हुआ भी है। ओ। बेसिकली अगर आपने पेगासस नाम का एक काफी फेमस इजराइल का सॉफ्टवेयर था जो व्हाट्सएप के ऊपर मिस वीडियो कॉल करके ही आपका पूरा आईफोन हैक कर चुका था। मतलब पेगासस इतना फेमस था कि आपको सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर मिस वीडियो कॉल देना है और आपका पूरा आईफोन हैक हो रहा था। तो थोड़े साइबर एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि ये शायद एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है बेसिकली कि क्या पेगासस जैसा सिमिलर सॉफ्टवेयर काम करेगा कि नहीं करेगा, कि जहाँ पे हम सिर्फ मिस कॉल मारेंगे, मिस वीडियो कॉल होगा या मिस ऑडियो कॉल होगा, सब्जेक्ट विक्टिम को फोन नहीं उठाना है, और क्या हमारा मेलवेयर चलता है कि नहीं चल रहा है बेसिकली। एक मिनट सचिन, ये तो एक बड़ा theory डराने ये भी वाला है। कि सचिन एक मिनट, अब मेरे को आपने थोड़ा डरा दिया। अब ये सिर्फ मिस कॉल से ही अगर मेरा फोन हैक हो सकता है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जाके इसे करता हूँ ब्लॉक, क्योंकि रिस्क लेना ठीक नहीं। और हमारी आपको भी हिदायत है, इस तरह के कोई मिस कॉल आए या कोई मैसेज आए और वो विदेशी नंबर हो, जैसे मेरे केस में हुआ है, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। ये देखिए, अपने कैमरामैन को कहेंगे एक बार नंबर फोकस करके बताइए, ये नंबर फोकस करके बताइए। ये +1 803, आई एम सॉरी अगर आप अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं, +1 803 459 5662। ये इसी तरह की कोई सीरीज होगी या इसी तरह के एरिया कोड से आपको कॉल आ रहा होगा, और ये आपने देखिए, मैंने देखिए इसको तुरंत ब्लॉक कर दिया। इस पर कोई रिप्लाई नहीं करना है आपको, तुरंत ब्लॉक करना है, क्योंकि सचिन ने मुझे जैसे ही ये आगाह किया कि सिर्फ एक मिस कॉल से या कुछ मैसेजेस करके भी आपके फोन को हैक करने या उसकी एक्सेस लेने के पूर्व में ऐसी बात प्रूफ हो चुकी है, तो इसलिए मैं बिना किसी रिस्क के अपने दर्शकों को के सामने ये करके उनको एक नज़ीर पेश कर रहा हूं। आप भी यही करें। और सचिन आप प्लीज कंटिन्यू करें। सिर्फ मैसेज से, सिर्फ मिस कॉल से ये फोन हैक होने की जरा कहानी हमारे दर्शकों को बताइए। जी ये सॉफ्टवेयर ही ऐसे बनाया गया था कि विक्टिम को हमें विक्टिम से कुछ इनपुट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उन्हें ऐसी कोई वीकनेस होनी चाहिए कोई एप्लीकेशन के अंदर जिसके थ्रू हम उनका पूरा फोन का एक्सेस ले सके। बट वो सॉफ्टवेयर काफी महंगा है और वो व्हाट्सएप ने उसकी वनरेबिलिटी वीकनेस आईफोन ने दोनों बंद भी कर दी है। बट इतने मास लेवल के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करना, शायद तो ये एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है कुछ, मतलब ये भी एक थियरी में माना जाता है। दूसरा ये भी है कि ये आगे जाके जो जैसे पीडीएफ भेजेंगे, जो लिंक भेजेंगे, क्योंकि इंडिया में वैरायटी के फोन्स है, सबके पास एंड्रॉयड है, आईफोन भी है, वीवो है, ओप्पो है, सैमसंग है, तो ये शायद ऐसे टाइप के एक्सपेरिमेंट्स इंडिया के ऊपर अवेलेबल मतलब कर सकते हैं। ये एक थियरी ऐसे भी है कि कोई नेशन स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक हो कि जहाँ पे काफी सारे विक्टिम लोगों ने कुछ मेलवेयर या कुछ लिंक के ऊपर टिक कर दी हो जो अभी डैमेज ना करे, वो सिर्फ वेट करेंगे कि हमें उनके फोन का एक्सेस है, जब जरूरत पड़ी तब हम उनके फोन का मिसयूज करना शुरू कर सके। तो अभी ये सब मतलब ये तो वर्स्ट थियरीज है, हमारे सबसे जो हम खराब सोच सकते हैं वो हम लोग पॉसिबिलिटी पे सोच रहे हैं। एक बहुत सादी थियरी ये भी है, बहुत सिंपल थियरी ये भी है कि इन लोग शायद ये मास मार्केटिंग के लिए भी यूज करें, क्योंकि अगर हमने देखा होगा, आपने भी देखा होगा, थोड़े बहुत विक्टिम्स ये भी बोलते हैं कि हमें सोशल मीडिया के ऊपर आपको लाइक करना है, आपको लिंक के ऊपर टिक करना है, आपको खाली विजिट्स बढ़ाने हैं, आपको खाली फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। तो ये शायद ये भी एक छोटा सा एक एक्सरसाइज हो सकता है मास मार्केटिंग वाला, कि उन्हें पता है कि भाई इंडिया में 20-30 करोड़ ऐसे मतलब जनता है, तो उनमें से अगर 10 लाख लोगों ने भी अगर हमारे लाइक मुझे लगता है सचिन आपने बड़ा इंपॉर्टेंटली ये का वर्स्ट, मुझे लगता है हमें वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हमारे फोन में सब कुछ है, मेरा बैंक अकाउंट सब कुछ इसमें है। अभी जो हैकर्स देख रहे होंगे उनको बता दूं, इसमें नहीं है, दूसरे वाले फोन में है। आप गलत नंबर पे मुझे कॉल लगा रहे हैं। बट दीपिका, देखने में ये भी आया है कि बड़े क्लासिफाइड नंबर, जो बड़े हमारे जो ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम ज्यादा कहीं शेयर भी नहीं करते हैं, उन पे भी कॉल आ रहे हैं। हमारे ऑफिस के बड़े वरिष्ठ सहयोगी हमारे, उनके कॉल्स तक आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि बड़े क्लासिफाइड नंबर है, वहां पे भी कॉल आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये सिक्योरिटी एजेंसी के लिए भी एक अलर्ट है कि वो पड़ताल करे इसकी? जी जी, तो ना ही ये एक अलर्ट है, बट यहाँ पे एक सीखने को भी मिल रहा है कि जालसाज अपने टेक्निक्स
किस तरीके से इवॉल्व कर रहे हैं और कितना मुश्किल होते जा रहा है सिक्योरिटी एजेंसीज को जालसाजों तक पहुंचना। अगर हम इस नंबर्स की बात करें, बिकॉज पहले हमने देखा था कि अगर हम एक पब्लिक नंबर रखे, एक प्राइवेट आइडेंटिटी रखे, पर अभी भी प्राइवेट आइडेंटिटी नंबर्स में भी अगर ये कॉल्स आ रहे हैं, इसका मतलब यही है कि कोई भी डेटाबेस यहाँ पे उतना सेफ नहीं। तो यहाँ पे हमें एक स्टेप बैक लेके ये करना है कि वो नंबर, हमारा डिस्प्ले पिक्चर कहाँ यूज हो रहा है, वो हमें बहुत एक्टिवली मॉनिटर करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम जो भी सरकार की डोमेन्स है वहां पे अगर हम रिपोर्ट कर पाए, तो एक डोमेन का नाम मैं बताना चाहूंगी, TAFCOP, दैट इज टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। यहाँ पे हम यह चेक कर सकते हैं कि हमारे नंबर या हमारे आधार कार्ड को इस्तेमाल करके क्या किसी जालसाज ने कोई नंबर तो उपयोग नहीं किया हुआ, जिससे आगे जाकर अगर वो कोई फ्रॉड करने की या हैकिंग करने की कोशिश करे तो हम मुसीबत में ना आए। और दूसरा है कि अगर हमें जालसाजों से कोई लिंक्स आ रहे हैं या किसी भी नंबर से स्पैम कॉल आ रहे हैं, तो aispamdetective.com, इस पे हम जाके वो चेक कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये लिंक फिशिंग लिंक है, ये मैलवेयर लिंक है या एक नॉर्मल लिंक है। यहाँ पर हमें यही सीख देखनी चाहिए कि उस समय का ये नहीं करना चाहिए वेट कि हमारे साथ फ्रॉड हो या देख दूसरों के साथ फ्रॉड हो। उससे सीखकर जो हम विचार विमर्श कर रहे हैं उस पे डिस्कशन करके इनपुट्स लेके हमें थोड़ा प्रोएक्टिव यहाँ होना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। तो ये कुल मिलाकर आपकी जानकारी ही आपको बचाएगी इस तरह के केसेस में। तो थोड़ा सा सतर्क रहिए। आपके सामने हमें कॉल्स आए और बहुत सारे लोगों को कॉल्स आ रहे हैं, इसीलिए आज हमने अपने प्राइम टाइम में इस पे चर्चा करने की कोशिश की ताकि कुछ जागरूकता जरूर फैले। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन वक्त निकालने के लिए। दीपिका जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। ट्रेन में खाने की मनमानी कीमत के खिलाफ जी बिजनेस की मुहिम रंग लाई है। IRCTC ने मामले में वेंडर्स को सख्त चेतावनी दी है। हमारी खबर के बाद, हमसे बातचीत के बाद, हमारी इस मुहिम के बाद साथ ही ऐसे 10 भीड़भाड़ वाले रूट्स का औचक निरीक्षण करने का भी फैसला किया गया है। हमारी मुहिम के बाद रेलवे भी मामले में जल्द ही कोई एक्शन लेता हुआ नजर आएगा। IRCTC की ओर से चलाई जा रही पैंट्री के खानपान में मनमानी वसूली को लेकर जी बिजनेस की मुहिम रंग लाई है। हमने एक जागरूक चैनल होने के नाते MRP से अधिक कीमत पर खाना बेचे जाने के खिलाफ आवाज बुलंद की, अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाई। हमारी मुहिम का असर ये हुआ कि हरकत में आई IRCTC ने आनन फानन में वेंडर्स को आदेश जारी किया और निर्देश दिया कि वे खाने के मेन्यू के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। IRCTC ने तत्काल ऐसी प्रैक्टिस को रोकने को कहा। इतना ही नहीं, हमारी मुहिम का ये असर रहा कि IRCTC ने भीड़ भाड़ वाले 10 रूट्स पर विजिलेंस टीम की तैनाती का फैसला किया है, जो पैंट्री के वेटरों की मनमानी को रोकने के लिए औचक निरीक्षण करेंगे। वहीं कोच में आसानी से दिखने वाली जगहों पर खाने के रेट लिस्ट लगाए जाएंगे। पैसेंजर को मांगने पर बिल दिए जाएंगे। वहीं प्रीमियम के अलावा अब कुछ अहम ट्रेनों पर भी IRCTC मैनेजर रखे जाएंगे। IRCTC ने सभी GGMs को चिट्ठी लिखकर 15 मई तक जवाब मांगा है कि कहीं उनके क्षेत्र में तो इस तरह की अनियमितता नहीं बरती जा रही है। मैकेनिज्म्स तो बहुत है, आपका कल हाईलाइट किया है। हम वी आर टेकिंग मोर स्टेप्स इन दैट। वी हैव ऑलरेडी गिवन इंस्ट्रक्शंस टू मोस्ट ऑफ आवर पीपल टू डू अ सरप्राइज चेक एंड take adequate steps, and we will identify the trains where regular complaints are coming on the overcharging, quality issues. हम कर रहे हैं, मैक्सिमम हम ट्राई कर रहे हैं। हमारी मुहिम के बाद IRCTC तो हरकत में आया ही, रेलवे ने भी मामले को गंभीरता से लिया है। फिलहाल तो IRCTC की तरफ से जारी चार्जेस को भी जानना जरूरी है। IRCTC की तरफ से जारी वेज थाली की कीमत 80 रुपए फिक्स है, जबकि वेटर आपसे इसके लिए 120 से लेकर 130 रुपए तक वसूलता है। वहीं नॉन वेज थाली की कीमत 90 से 130 रुपए है, लेकिन वेटर इसके लिए आपसे 140 से 160 रुपए तक वसूलता है। IRCTC की अंडा करी थाली की कीमत 90 रुपए है, लेकिन इसके लिए पैसेंजर को 120 रुपए तक चुकाने पड़ते हैं। वहीं वेज जनता प्लेट की कीमत 20 रुपए है, लेकिन वेटर इससे दुगनी कीमत यानी कि 40 रुपए में बेचते हैं। IRCTC ने वेंडर्स को चेतावनी दी है कि आला कार्ट व्यवस्था के तहत वेटर तय कीमतों पर ही खाने का उत्पाद बेच सकता है। आला कार्ट व्यवस्था में खाने के अलग अलग उत्पाद की अलग अलग कीमत तय होती है।
पैसेंजर चाहे तो चुने उत्पादों की कीमत चुकाकर वेटर से खाना खरीद सकता है। फिलहाल तो खाने की क्वालिटी और वेटर्स के व्यवहार को लेकर भी लोगों की काफी शिकायतें मिल रही हैं। IRCTC को इस मुद्दे पर भी ध्यान देना होगा। ऐसी कोई शिकायत मिलने पर वेंडर पर तत्काल सख्त कार्रवाई की व्यवस्था हो, ताकि कंज्यूमर को सही रेट पर क्वालिटी का खाना तो मिले ही, साथ ही उनके साथ वेटर सलीके से पेश आए, क्योंकि IRCTC को समझना होगा कि एक कंज्यूमर बेस्ड बिजनेस है, जहां कंज्यूमर ही किंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हम अपने बुलेटिन्स के जरिए तो आम यात्रियों की आवाज उठा ही रहे हैं। IRCTC से हम लगातार सवाल तो पूछ ही रहे हैं, साथ ही साथ सड़कों पर उतरकर हम आम मुसाफिरों से बात कर रहे हैं। मुंबई संवाददाता सौरभ पांडे ने यात्रियों से बात की। यात्रियों ने क्या कहा, सुनिए। गर्मी की छुट्टी की शुरुआत के साथ लोग अपने परिवार के साथ अपने घर और अपने शहर की तरफ निकल चुके हैं। ऐसे में हम आ पहुंचे हैं मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर और जानेंगे लोगों से कि उनका ट्रेन का जो ट्रैवल एक्सपीरियंस रहा, जिसमें पेंट्री सर्विसेज और लिनन सर्विसेज कैसी रही, उसके बारे में हम उनसे समझेंगे। बेसिकली बात की जाए अगर फूड क्वालिटी की, तो रेलवे की फूड क्वालिटी अच्छी नहीं है। अगर आप दाल ले लो तो पानी ऐसी होती है और उसके फूड में टेस्ट भी नहीं होता। और बेसिकली देखोगे तो बाहर के वेंडर्स ज़्यादा हैं रेलवे से। अगर वो लोग आते भी हैं तो मैंने एक बार तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि वेज मंगाया तो नॉन वेज आया लोगों को। अगर बिलिंग की बात की जाए, बिलिंग की बात तो महंगा है। आप 10 रुपये का सामान जो मार्केट में मिलता है वो आप 15 रुपये 20 रुपये में बेच रहे हैं। कहीं कहीं तो पानी भी रेलवे का 15 का 20 पे 25 में मिलता है, जहाँ पे लोगों को जरूरत पड़ जाती है। मजबूरी में तो भी फायदा उठाया जाता है। हालांकि सफाई में देखा जाए तो रेलवे ने अच्छा काम किया है। फूड क्वालिटी में थोड़ा और इनको इम्प्रूव करना चाहिए। जाते वक्त तो मैं AC से ही गया था, तो बेडशीट वगैरह की क्वालिटी तो ठीक नहीं है। ठीक है, गंदे ही रहते हैं। भी नहीं कहूँगा बहुत गंदे रहते हैं, बट गंदे रहते हैं। अभी आते वक्त तो स्लीपर से आए हैं, तो बाथरूम वगैरह की क्वालिटी सुधार सकते हैं। और इधर दिल्ली में भी हमारे संवाददाता अनुवेश रथ ने IRCTC से लोगों की शिकायतों को जाना और यात्रियों ने क्या अनुभव साझा किए, उनसे आप भी सुनिए। अभी इस वक्त हम लोग खड़े हैं नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे और हमारे साथ कुछ लोग हैं जो लोग अलग अलग जगहों से यात्रा करके नई दिल्ली पहुंचे हैं और उनका ये कहना है कि जो खाने पीने की चीज़ें उन्होंने ट्रेन में यात्रा करते हुए दौरान उन्होंने खरीदी, वो अपने जो MRP होती है, न्यूनतम मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उससे ज़्यादा पे खरीदी है। क्योंकि रेलवे पे जब यात्रा कर रहे होते हैं आप, तो उस वक्त आपके पास ज़्यादा साधन नहीं होते हैं और जो पेंट्री होती है वहीं से आपको खरीदनी पड़ती है। तो आइए बात करते हैं इन लोगों से और जानते हैं कि किस तरीके से इन लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं और किस तरीके से इन लोगों को दिक्कतें हुई हैं। सर, आप कहाँ से आ रहे हैं और आपको क्या दिक्कत हुई है? मैं अभी माँ वैष्णो देवी से आ रहा हूँ जी। और वहाँ से आने पर ट्रेन पे जो भी पानी का बॉटल था तो वो 20 रुपए की बेच रहे थे, जबकि उसकी MRP 15 रुपए थी। जो 10 की बोतल थी वो 20 रुपए की बिक रही थी। पेप्सी की भी 20 की 25, सबका रेट। जो चॉकलेट थी 10 वाली 15 में, 15 वाली 20 में। MRP से रेट वेंडर्स ज़्यादा लेते हैं, उसके बाद क्वालिटी भी नहीं मिलती है। मैं रिसेंटली एक घटना बताऊँ, मैं अभी चंडीगढ़ से आ रहा हूँ, मेरी दूसरी ट्रेन है 4 बजे यहाँ से प्रयागराज के लिए। मैं आपको फाइनली बताऊँ, मैं मुंबई से उस दिन आ रहा था, गरीब रथ से मेरा टिकट था दिल्ली के लिए। उसमें ना रोटियों की चोरी हो रही है। वेंडर्स ना अभी एक थाली में 4 रोटी देना है तो 3 रोटी देते हैं। हमने जब कंप्लेन भी किया था तो उसके 12 घंटे बाद जो है सुनवाई हुई, वो भी जब ट्रेन जब दिल्ली स्टेशन जब पहुंचने वाली थी तब सुनवाई हुई आपके? सुनवाई मतलब वेंडर आया, बस उन्होंने पूछा कि सर एक काम करो, आपने जो कंप्लेन दी है ना वो कंप्लेन आप वापस ले लीजिए, बल्कि उसके बदले आप एक थाली खाना हमसे एक्स्ट्रा ले लीजिए। रेलवे में क्या है कि जो भी आपको मिलता है, पानी बॉटल हो, मिक्सचर हो, बिस्किट हो, केक हो, जो भी है, वो जो भी लेके आते हैं ना, तो उसमें जितनी MRP लिखी होती है उससे 5 या 10 रुपये ज़्यादा पे ही वो देते हैं। बोलते हैं सर जी ये MRP पे हम नहीं दे सकते, हम बाहर से लेके आते हैं। नहीं, MRP से ज़्यादा ही था। जैसे 10 रुपये का बोतल 20 रुपये में दे रहे थे, कॉफ़ी भी छोटा गिलास में दे रहे थे लेकिन 20 रुपये में दे रहे थे। बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। तो प्राइस है बहुत ज़्यादा हाई है, ऊपर से आपका टेस्ट जो होना चाहिए वो भी सही नहीं था, फिर आपको ये जो आपका क्वांटिटी है वो भी लो है। इधर यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने विक्ट्री डे परेड में अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। ये परेड मॉस्को के रेड स्क्वायर पर की गई। इस मौके पर पुतिन ने अपना संबोधन भी दिया। पुतिन ने कहा कि जंग में हमारे इरादे साफ हैं, हमें क्या करना है हमें पता है। आपको बताएं कि द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी सेना पर जीत की याद में हर साल रूस में विक्ट्री डे परेड का आयोजन होता है।
परेड के जरिए द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी जाती है। और मॉस्को से जी मीडिया संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा की यह रिपोर्ट देखिए। देखिए, इस चीज की संभावना थी कि विक्ट्री डे परेड से पहले जो पुतिन का संबोधन होगा उससे आने वाले दिनों का अंदाजा लगेगा, और पुतिन के एक ही शब्द में सारे आने वाले दिनों का अंदाजा है कि दुनिया एक टर्निंग पॉइंट पर खड़ी है, दुनिया एक मोड़ पर खड़ी है। पुतिन ने बिल्कुल साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में रूस का रुख क्या होगा। उन्होंने कहा कि रूस के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा गया है, और जो बगैर किसी देश का नाम लिए उन्होंने कहा कि बहुत सारे पश्चिमी देशों को अपनी सुपीरियरिटी का, अपनी श्रेष्ठता का एक एहसास है जो कि आपराधिक है। उन्होंने पश्चिमी देशों को यह भी याद दिलाया, यूरोप को यह भी याद दिलाया कि ये भूल गए हैं कि नाज़ियों को किसने हराया था। दरअसल पुतिन ने अपने पिछले 2021 के संबोधन में भी यूक्रेन को नाज़ीवादी शक्तियों का गढ़ कहा था, और उसके बाद उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। आज भी उन्होंने वो चीज़ याद दिलाई उसको संकेतों के जरिए कि यूरोप शायद भूल गया है कि नाज़ियों को किसने हराया था। पुतिन ने यह भी साफ कर दिया कि डोनबास के इलाके के लोगों का समर्थन वो करते रहेंगे। डोनबास वो इलाका है जो यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, जहां रूसी मूल के रूसी बोलने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा है, जिन पर यूक्रेन की सेना अज़ोव बटालियनों ने काफ़ी अत्याचार किए हैं। और वो इलाका है जिसे पुतिन ने पिछले साल फरवरी में शुरू हुआ जो विशेष सैनिक अभियान, जिसको नाम दिया गया रूस यूक्रेन संघर्ष को, उसके जरिए उसको आज़ाद कराया। आज पुतिन ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी कि भविष्य में भी डोनबास के मुद्दे पर रूस का रुख नरम नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि रूस के खिलाफ जो युद्ध छेड़ा गया है उसमें किसी भी तरह की कमजोरी नहीं आएगी। मातृभूमि के प्रेम से बड़ा कोई प्रेम नहीं है। इस पूरे आयोजन को पुतिन ने राष्ट्रवाद से जोड़ा, इस पूरे युद्ध को जो पिछले लगभग 1.25 साल से चल रहा है उसको नाज़ीवाद के खिलाफ लड़ाई से जोड़ा। आने वाले दिनों में पूरी दुनिया एक मोड़ पर खड़ी है, ये भी पुतिन ने साफ कर दिया। यानी आने वाले दिनों में ये लड़ाई और ज्यादा भड़केगी। मणिपुर में हुई हिंसा के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। राज्य सरकार का कहना है कि पीड़ितों को हर मुमकिन मदद दी जा रही है, लेकिन विपक्ष सरकारी कोशिशों पर सवाल उठा रहा है। इस बीच हम आपको मणिपुर से सौमित सेन गुप्ता की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। इस रिपोर्ट को देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि हिंसा कितनी भयानक हुई होगी। मणिपुर के इतिहास ने ऐसी हिंसा शायद ही कभी देखी होगी। हिंसा की आग ने मणिपुर के 60 लोगों को मौत की नींद सुला दिया और 1700 घर जलकर राख हो गए। इंसानों की लड़ाई ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। मणिपुर के कनप्पी इलाके में 200 साल पुराने इस शिव मंदिर का हाल देखिए। आज यहाँ पर न देव मूर्ति है और न ही इन्हें पूजने वाले। ये वही शिव मंदिर है जहाँ पर शादी के बाद हर जोड़ा भगवान का आशीर्वाद लेने आता था। लेकिन हमलावर कितने ताकतवर थे इसका अंदाजा आपको इन मलबों से लग जाएगा। मणिपुर में 15 साल से काम करने वाले अजीत दास का कहना है कि असल में जनजाति का कोई मुद्दा ही नहीं है। ये हाथी के दांत जैसा मुद्दा है, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। ये अब हाथी देखा है ना, हाथी का खाने का दांत और दिखाने का दांत अलग होता है ना, वैसा है। शेड्यूल्ड ट्राइब और उसका कोई रिलेटेड नहीं है। फॉर द लास्ट सेवरल इयर्स मणिपुर में हिल एरिया में फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। सवाल ये कि इनकी गलती क्या थी जिससे ये भुगत रहे हैं। इस बीच मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा कि हिंसा भड़काने वाले लोगों का पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। I don't believe someone and somebody is targeting particularly religious places. राज्य सरकार ने हिंसा को लेकर जानकारी साझा की है। लोगों को जरूरी सामान खरीदने के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई है।
मृतकों के परिवार के लिए 5 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 2 लाख और जिन्हें मामूली चोटें लगी हैं उन्हें 25,000 रुपए दिए जाएंगे। जिनके घर जल गए हैं उन्हें 2 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। मणिपुर में अब तक 20,000 फंसे हुए लोगों को निकाला जा चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय बलों की कई कंपनियां भी भेजी जा चुकी हैं। मणिपुर में हुई हिंसा के बाद बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं। इनका क्या होगा और कब इन्हें वापस लाया जाएगा, इन तमाम मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सरकार ने कोर्ट में बताया कि राज्य में जरूरी सभी कदम उठाए जा रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि इन दीवारों की मरम्मत कर दी जाएगी। यहाँ पर माहौल एक बार फिर से गुलजार होगा, लेकिन उनका क्या जिन्होंने अपनों को खो दिया? फिलहाल बड़ा सवाल यही है। सौमित सेन गुप्ता, जी मीडिया, इम्फाल। माफिया डॉन अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार करना आज भी यूपी पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। हालात को देखते हुए यूपी पुलिस ने शाइस्ता को माफिया घोषित कर दिया है। जाहिर है अब शाइस्ता की तलाश भी तेज हो जाएगी। वहीं अतीक अहमद की अकूत बेनामी संपत्ति का खुलासा भी हो रहा है। प्रयागराज के उमेश पाल मर्डर केस में फरार आरोपी शाइस्ता परवीन को पुलिस ने माफिया घोषित कर दिया है। प्रयागराज के धूमनगंज थाने में पुलिस की ओर से दर्ज कराई गई एक एफआईआर में शाइस्ता परवीन को माफिया घोषित किए जाने का जिक्र है। पिछले 2 महीनों से यूपी पुलिस शाइस्ता परवीन की तलाश कर रही है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। इस बीच पुलिस ने शाइस्ता पर घोषित इनाम को 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया है। शाइस्ता की तलाश में यूपी पुलिस के कई शहरों में छापेमारी की जा चुकी है, लेकिन शाइस्ता हर बार पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाती है। जाहिर है माफिया घोषित होने के बाद शाइस्ता परवीन की तलाश और तेज हो जाएगी। वहीं माफिया अतीक अहमद के अवैध साम्राज्य पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। ईडी ने यूपी के कई शहरों में 100 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्तियों को चिन्हित किया है। प्रयागराज में बेनामी संपत्ति की अनुमानित कीमत 50 करोड़ से ज्यादा है। लखनऊ की चिन्हित बेनामी संपत्ति 20 करोड़ से ज्यादा की है। नोएडा में चिन्हित बेनामी संपत्ति की कीमत 30 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। यूपी के डिप्टी सीएम राजेश पाठक ने इसे लेकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। जानकारी के मुताबिक इन संपत्तियों को माफिया अतीक ने अपने करीबियों के नाम पर दर्ज कराया था और ये खुलासा अतीक के करीबियों के घर हुई ईडी की छापेमारी में मिले दस्तावेजों के आधार पर हुआ है। अब ईडी राजस्व विभाग से संपत्तियों का सत्यापन करा रही है, जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत संपत्तियों को ईडी की टीम अटैच करेगी। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, माफिया अतीक के गुनाहों के राज परत दर परत खुलते जा रहे हैं। यूपी शिया वक्फ बोर्ड ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि अतीक और मुख्तार ने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा किया था। अवैध कब्जे के बाद इन जमीनों को अतीक अहमद ने बेच दिया। लखनऊ में मुख्तार अंसारी की पत्नी के नाम वक्फ की संपत्ति कर दी गई थी। इस पूरे मामले की जानकारी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को दी जा चुकी है। इस बीच उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अरबाज और शूटर विजय चौधरी के एनकाउंटर को लेकर न्यायिक आयोग की टीम एनकाउंटर वाली जगह पर पहुंची और जरूरी वैज्ञानिक सबूत जमा किए। अरबाज वही शख्स है जो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर्स की गाड़ी चला रहा था और विजय उर्फ उस्मान ने ही उमेश पाल पर पहली गोली चलाई थी। अतीक की हत्या के बाद जिस तरह से एक के बाद एक कर कड़ियां जुड़ती गईं, उससे ये तो पता चल गया था कि शाइस्ता ही अतीक का कारोबार संभाल रही थी, लेकिन अब शाइस्ता पर माफिया का लेवल चस्पा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, प्रयागराज।